हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जो कि कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के भूगोल के अंतर्गत है। तो आज हम लोग भूगोल का अध्याय नंबर 3 शुरू करने वाले हैं दोस्तों, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज तत्व के बारे में, और इसमें हम लोग शक्ति संसाधन के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए मैंने इसको इंटरेस्टिंग बोला, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इसमें खनिज संपदा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज संपदा क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे कि खनिज कौन कौन से प्रकार के होते हैं, खनिज होते क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, कौन सी चट्टान में पाए जाते हैं और दुनिया के किस किस देश में किस प्रकार के खनिज मिलते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम लोग इस क्लास में लेने वाले हैं। तो पहली जो बात बनती है हमारी वो क्या है कि खनिज है क्या? एक्चुअल में खनिज है क्या? आपसे कोई पूछता है कि खनिज क्या है, तो आपके दिमाग में एक ही बात चलती है, लोहा जैसे खनिज है, कोयला जैसे खनिज है, पेट्रोलियम जैसे खनिज है। ये सारे खनिज है, तो ये होते क्या है? तो आप बोलोगे कि यार सर, जितने भी खनिज होते हैं वो बाहर तो मिलते नहीं है। सारे के सारे खनिज कहाँ मिलते हैं? जमीन से खोद करके निकाले जाते हैं। तो सारे खनिज जो होते हैं वो क्या है? किसी न किसी चट्टान में या धरती के नीचे दबे होते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या किसी विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? खनन के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं खनिज होते क्या हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। अभी हमने जो बात की, मैंने आपसे पूछा और वो जो उत्तर हम लोग बात कर रहे थे वो एक सामान्य उत्तर था जो हमने खनिज के बारे में सोचा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि हर एक खनिज में कुछ न कुछ केमिकल कंपोजिशन तो होता ही है, हर एक खनिज में रासायनिक संगठन तो होता ही है। इसलिए उसका उत्तर जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा? और खनिज जो है वो प्राकृतिक संपदा है, इंसान ने नहीं बनाए। क्या इंसान पेट्रोल बना सकता है? नहीं, वो तो खाली पेट्रोल को शुद्ध कर सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ को बना सकता है। इवन इसका मतलब ये नहीं कि हमने बनाया है। क्रूड ऑयल रहता है, उसको हम लोग पेट्रोल में बदलते हैं, हम लोग खाली बदलाव कर सकते हैं, बना नहीं सकते। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन है खनिज कहलाता है। समझ में आ गया? तो खनिज क्या होते हैं? वो पदार्थ जिनका एक प्रॉपर रासायनिक संगठन होता है और जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। खनिज विशेष क्षेत्र या शेल समूह में संकेंद्रित होते हैं। खनिज कहाँ पर मिलते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में ही मिलेंगे, जहाँ पर सालों पहले कुछ दब करके कुछ वनस्पतियाँ, लाखों करोड़ों वनस्पतियाँ दब गई होगी, तो वहाँ से हमको कोयला या पेट्रोल मिल सकता है। खनिज अक्सर शेलों में पाए जाते हैं, किसी न किसी चट्टान के अंदर इनका कंपोजिशन या इनका संगठन संकेंद्रण रहता ही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि खनिज कहाँ मिलते हैं? खनिज मिलते हैं आपको किसी शेल समूह में संकेंद्रित रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, कुछ खनिज ऐसे जगहों पे मिलते हैं जो अभिगम्य नहीं है। मतलब दोस्तों, खनिज तो बहुत है दुनिया में, लेकिन मान लो ऐसा कह दूं मैं कि कुछ खनिज ऐसी जगह पर है जिसको लाना मुश्किल है तो सही, लेकिन उसको निकालना मुश्किल है। अगर मैं बोल दूं कि ग्रीनलैंड के जो आपका ग्रीनलैंड है ना, जिसमें बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ बसे हुए हैं, उन पहाड़ों के अंदर जो है वो खनिज बसा हुआ है, तो दुनिया का कोई भी देश ये नहीं करेगा और ना ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनको ऐसा करने देगी। क्योंकि भाई, आप बर्फ़ में जाकर के ड्रिल करोगे या खनिज निकालोगे तो बर्फ़ पिघल जाएगा ना, बर्फ़ को आप डिस्टर्ब करोगे। ऐसे में बर्फ़ अगर पिघल गया तो हमारा वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अंटार्कटिका में भी कई सारे खनिज तत्व मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसे जगहों पे अभिगम्य नहीं। अभिगम्य का मतलब होता है वहाँ से निकालना अभी पॉसिबल नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन देखेंगे हम आगे कि कौन से देश में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है और भारत में क्या खनिज संपदा पाई जाती है। क्या भारत खनिजों में पिछड़ा तो नहीं है? तो हम ये भी इस वीडियो में समझने वाले हैं। आगे बात करते हैं तो ये अभिगम्य कैसे, मैंने आपको बताया। जैसे एक तो अंटार्कटिक, आर्कटिक वाला एरिया हो गया, ग्रीनलैंड वाला एरिया हो गया, और महासागरों से भी निकालना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत गहरे होते हैं, और इतनी गहराई में ड्रिल करना है या इतनी गहराई में से खनिजों को निकालना वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है, और वैसे भी जलीय जीव जंतुओं को हमसे बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। इसके चलते अभी हमने महासागरों से खनिज तत्व इतने ज़्यादा मात्रा में निकाले नहीं है। कुछ हद तक हमने पेट्रोलियम पदार्थ जरूर महासागर के आसपास वाले क्षेत्रों से जरूर निकाला है, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में हम लोग अभी वहाँ से निकाल नहीं रहे क्योंकि हमें उसके बारे में अभी पता भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, खनिज का निर्माण कैसे होता है। खनिज का निर्माण कैसे होता है? फर्ज करो कि आप जो कोयला देख रहे हो या आपने पेट्रोल तो सबने देखा होगा,
कोई खनिज आपने देखा या ना देखा हो, लेकिन आपने पेट्रोल जरूर देखा होगा। हर परिवार से जुड़ा हुआ एक शब्द है पेट्रोल या डीजल। तो पेट्रोल डीजल आपने देखा होगा। कभी सोचा है कि पेट्रोल डीजल जो लिक्विड अवस्था में ये कहाँ से मिलता होगा? हजारों लाखों साल पहले कहीं किसी स्थान पर पेड़ पौधे जीव जंतु करोड़ों की मात्रा में दब करके दफन हो गए थे, और वो आज हमें पेट्रोल के रूप में प्राप्त हो रहे। वही उनसे तो बनता है पेट्रोल, और कोयला भी दोस्तों इन्हीं वनस्पतियों से मिलकर के बनता है। तो ये हर जगह तो नहीं होगा, तो कह सकते हैं किसी विशेष स्थान पर ही पाया जाता। तो निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण समझ सकते हैं, भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। तो एक दशा तो मैंने आपको बता दी कि करोड़ों जो वनस्पति है वो दब गए थे और उनसे बन गया आपका कोयला या पेट्रोलियम। तो वो दशा आपने समझ ली। तो ऐसी अलग अलग दशाओं में हर एक खनिज अलग अलग प्रकार से बनता है। तो भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। यही इसका उत्तर होना चाहिए कि खनिज का निर्माण कैसे होता है। इसकी पहचान दोस्तों कैसे कर सकते हैं हम लोग? खनिज की पहचान कैसे करते हैं? खनिज की पहचान उनके भौतिक गुणों से की जाती है। तो भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण वो जो हमको दिखाई देते हैं या जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको रंग दिखाई दे सकता है, किसी भी धातु का रंग देख सकते हैं हम लोग, किसी भी अधातु का रंग देख सकते हैं। तो भौतिक गुणों से हम लोग खनिजों की पहचान कर सकते हैं। घनत्व से खनिज की पहचान कर सकते हैं कि लौह तत्व के अलौह तत्व की ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, वैसे भी कर सकते हैं, और कठोरता से भी कर सकते हैं। रासायनिक गुण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि भाई ये खनिज किस प्रकार का होगा, क्योंकि हर एक खनिज किसी न किसी रासायनिक संगठन से जुड़ा होता है। यही तो उसका मुख्य जो है वो कारक है कि खनिज के अंदर क्या क्या होते हैं। तो रासायनिक गुण ही तो होते हैं। बाकी विलेयता के आधार पर भी देखा जा सकता है कि गुण जो है वो पहचाना जा सकता है कि किस प्रकार का खनिज है। क्या है, पानी में विलय हो रहा है या किसी दूसरे पदार्थ में विलय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्योरिटी इम्प्योरिटी ये देखा जा सकता है। तो कुल मिला के बाकी सब चीज़ें अलग है, लेकिन भौतिक गुण आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुण और विलेयता के आधार पर हम लोग किसी भी खनिज को पहचान सकते हैं। बहुत आसान होता है इनको पहचानना, लेकिन हर आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए पहचान तो सकते हैं, लेकिन हमसे मतलब ये नहीं कि हमसे मतलब केवल इंसान से, आप और मुझसे नहीं है। ये वो लोग पहचान सकते हैं जिनको खनिजों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो और जिनकी पढ़ाई उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस में जो डिग्रियाँ की है वो खनिज संपदा से रिलेटेड ही की है, वो आसानी से पहचान सकते हैं। हम और आप तो इतना जल्दी पहचान नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको पेट्रोल और डीजल की 2 बोतल दे दूं, पेट्रोल भर के दे दूं, तो आप बोल दोगे सर पेट्रोल है। तो इसका मतलब आपने रंग से तो पहचान लिया ना। तो रंग से और उसकी कठोरता से, यानी वो किस फॉर्म में है, तो आपने बोल दिया कि ये लिक्विड फॉर्म में, घनत्व से भी पहचान लिया। तो कुछ चीज़ें हम लोग पहचान सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं पहचान सकते। फ़र्ज़ करो अब आपको ये काम करना है कि क्या आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी है जो खनिज तत्व से बनी है। जैसे आपके लोहे की अगर कोई चीज़ बनी है तो आप पहचान सकते हो कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ लोहे की है। अगर आप पहचानने में सक्षम हो, इसका मतलब ये है कि आप भी खनिजों की पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संरचना के आधार पर खनिज के 2 प्रकार हो गए। खनिजों के प्रकार की बात करते हैं कि खनिज के कितने प्रकार है। तो संरचना के आधार पर खनिज के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। पहला क्या है? धात्विक खनिज। जिन खनिजों की में धातु तत्व पाए जाते हैं वो धातु खनिज होते हैं। बाकी जो बचे हुए वो क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। तो 2 प्रकार के खनिज होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज ज़्यादातर क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लौह खनिज तत्व और अलोह खनिज तत्व। कौन सा हो सकता है? लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? ये सब इसी में तो आते हैं। तो धात्विक तत्व खनिज क्या होते हैं? वो होते हैं जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है और जो बहुत कठोर होते हैं। इनकी विशेषता भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अधात्विक खनिज की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल चूना पत्थर और कोयला हो गया। कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें क्या है? ये अधात्विक खनिज का ही तो उदाहरण है। अब और बात कर लेते हैं कि पृथ्वी पर कितने खनिज हैं। पृथ्वी पर लगभग 3000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक हमने जिन खनिजों को समझा है वो केवल 100 प्रकार के जो खनिज है जिसके हमें समझ है। लगभग 2800, 3000, कुछ लोग बोलते हैं उससे भी ज़्यादा है। तो 3000 या उससे ज़्यादा भी खनिज पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो खनिज हम लोग उपयोग में लेते हैं, जिनकी हमें समझ है, वो केवल 100 प्रकार के हैं। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। खनिजों के प्रकार की बात करें तो धात्विक खनिज जो आपने पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है? धात्विक खनिज क्या होता है? कठोर पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करते हैं। ऊष्मा और विद्युत को संचालित करते हैं, इसका मतलब ये कि अगर आपने लोहा धूप में रख दिया
तो लोहा गर्म हो जाता है। आप लोहे को हाथ लगाए, कितना तेजी से गर्म लगता है आपको। इसका मतलब जो धातु रहती है वो क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी ऊष्मा उनके अंदर ऊष्मा को वो सोख सकती हैं। और वहीं लोहे के अगर कोई करंट का तार लोहे से टकरा रहा है और उस लोहे को आपने हाथ लगा दिया तो क्या आपको करंट लगेगा या नहीं लगेगा। और अगर आपको करंट लग रहा है तो कह सकते हैं कि वो विद्युत का भी क्या है, सुचालक है। दोनों चीज़ें कितनी आसानी से समझ लिया हम लोगों ने कि भाई विद्युत का भी सुचालक है और ऊष्मा का भी सुचालक है। तो नेक्स्ट है द्युति। द्युति या चमक होती है, चमक चमकीले होती है। जितनी भी धातुएं होती है दोस्तों वो चमकीले होती है। चाहे सोना हो चमकीला होता है, चाहे आपका लोहा हो वो चमकीला होता है, चांदी हो चमक वाली होती है। तो लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी होगी, ये सब क्या है, ये धातुएं तो हैं, ये धात्विक खनिज तो हैं, लेकिन इनमें क्या होती है, चमक पाई जाती है। जैसे लौह अयस्क में बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सब क्या है, ये सारे के सारे धात्विक खनिज के उदाहरण ही हैं। अब इसमें समझते हैं कि धात्विक खनिज को दो भाग में बांटा गया है, वो भी क्या है, लोह और अलोह धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज भी अपने आप में दो भाग में डिवाइड किया गया। बहुत सिंपल सा चीज है। लोह खनिज जिसमें लोह तत्व कच्चे रूप में लोहा पाया, लोह अयस्क की मात्रा कुछ न कुछ हद तक होती है, उसको हम लोग लोह अयस्क कहते हैं और लोह तत्व कहते हैं। और अलोह तत्व में लोहे की बिल्कुल भी अमाउंट या मात्रा नहीं होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लोह धात्विक तत्व वो तत्व होते हैं जिनमें लोहे का कुछ भाग होता है कच्चे रूप में, और अलोह होते हैं जिनमें लोहे का बिल्कुल भी कोई पार्ट नहीं होता है। जैसे लोह अयस्क, लोह अयस्क खुद लोहे से बना होता है। उसके अलावा मैग्नीज, क्रोमाइड, ये सब क्या, ये सारे लोह अयस्क के उदाहरण हैं। वहीं अलोह अयस्क के उदाहरण कौन कौन से हैं आपके, सोना, चांदी, तांबा या सीसा। सोना, चांदी, तांबा और सीसा ये सारे अलोह धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। देखिए लोहा खनिज में लोहा होता है, जबकि अलोह खनिज में, जबकि अलोह खनिज में, क्षमा करें, अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है। ठीक है, तो दो बिल्कुल सिंपल सी चीजें, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ये आपका हो गया अलोह खनिज। तो अलोह खनिज में क्या नहीं होता है, लोहा नहीं होता है, और लोह खनिज में क्या होता है, लोहा होता है। सिंपल सा तो डिफरेंशिएशन है दोनों में, तो इसको आप याद रख सकते हो, बहुत आसान सी चीज़ है। पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स, आपको ध्यान रखना है ये उदाहरण तो दिए गए। देखिए लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइड, आपको ध्यान रखना है ये उदाहरण, सोना, चांदी, तांबा और सीसा। अगर ये उदाहरण याद रह जाते हैं तो ये सब डायग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा वेन डायग्राम टाइप का आप बना दोगे, चार्ट बना दोगे, तो बहुत आसानी से आपको उत्तर के जो है मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अधात्विक खनिज क्या होते हैं, जिनमें धातुएं नहीं होती, जो कठोर नहीं होते हैं, जो विद्युत के सुचालक नहीं होते, जो विद्युत के ज़्यादातर जो होते हैं विद्युत के कुचालक ही होते हैं, कठोर होते हैं। उसके अलावा चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। चूना पत्थर जो है ये एक ही वर्ड है, चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, ये क्या है, ये धातु, ये अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। और कुछ खनिज ऐसे भी अधात्विक में जो ईंधन के रूप में भी काम आते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम दो ऐसे अधात्विक खनिज भी हैं जिनको, जो ईंधन वाले हैं, जिनको अधात्विक खनिज भी कहा जाता है, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम दो आपके उदाहरण आ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। खनिज के प्रकार तो हमने समझ लिए, इसी में एक और चीज़ आती है, खनन क्या होता है। खनिज को जब निकालना होता है ना, जब खनिज को ड्रिल करके ज़मीन के अंदर से, शेल से निकाला जाता है, तो उस निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं खनन। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वही कहलाती है खनन। तो अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि ज़मीन के अंदर दबे हो तो बहुत गहराई में दबे हो सकता है कुछ खनिज थोड़ी ही अंदर हो और जल्दी से उसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए खनन को भी उनकी गहराई के आधार पर दो अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, उनके नाम रख दिए गए हैं। प्रकार तो अलग ही हो गए, लेकिन उन खनन का नाम रख दिया है। तो खनन दो प्रकार के हमने यहाँ पर सीखने हैं। तो दो क्या है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विवृत खनन। विवृत खनन मतलब जो कम गहराई पर, ज़्यादा खोदने पर नहीं, कम गहराई पर ही आपको खनिज संपदा मिल जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विवृत खनन, कम गहराई पर स्थित खनिज को निकालने के लिए। और दूसरा होता है कूपकी खनन। कूपकी के लिए तो आपको बहुत गहरे, जो जैसे पेट्रोलियम हो गया ना, ये पेट्रोलियम क्या होता है, बहुत नीचे मिलता है।
पेट्रोलियम को निकालने के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो कुआं होता है, बहुत गहरा कुआं खोदना पड़ता है, कूप खोदना पड़ता है, इसलिए इसको कूप की खनन भी बोलते हैं। या तो बहुत गहरा कुआं खोदना पड़ेगा या फिर ड्रिल करके आपको जो है जो ट्यूबवेल टाइप का जो बनाना पड़ता है, तो वो नलकूप भी बनाना पड़ सकता है। तो ऐसा हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि कुएं नलकूप के द्वारा ही वो निकाला जाता है। तो बहुत गहराई से उसको निकालते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कूप की खनन। कूप की खनन और विवृत खनन हमने समझ लिया। कम गहराई विवृत खनन, अधिक गहराई कूप की खनन। ये देखते हैं इस वीडियो में, देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं बोलूँ कि आपको ये खनिज निकालना था, कोई बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है खनिज, बहुत बाहर का बाहर ही है, तो इससे क्या, ये खुदाई जो है इससे हम लोग क्या कर लेंगे, इससे हम लोग विवृत खनन कर सकते हैं। वहीं इधर आप देख रहे हो कि बहुत गहराई से निकालना, आप यहाँ पर हो, आपको बहुत गहराई से खनिज निकालना है, तो ड्रिल करके कुआं करके यहाँ से इस जगह से वो खनिज आप ऊपर निकाल लेते हो। तो खनन की दोनों विधियों का एक चित्र है जो आपकी NCERT में भी दिया गया है दोस्तों। तो आगे बढ़ जाते हैं, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। और जैसे अगर आपको लग रहा है ना कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको अगर नोट्स बनाने हैं इसी तरीके से, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर हमें इनके नोट्स भी बनाने हैं, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगा। लेकिन अगर आप क्लास के दौरान ही अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो ऐसा भी कुछ आप मेंशन कर दें, ताकि हम लोग आने वाली क्लास में आपके लिए सुविधा दे पाएँ, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब खनिज के बारे में आगे और समझ लेते हैं। देखिए, मैंने बोला कि जब गहराई से निकालना है, जब गहराई से निकालना, तो उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला कूप की खनन। जैसे किसको निकालते हैं, जैसे पेट्रोलियम को निकालते हैं, कोयला हालांकि कई बार ऊपर भी मिल जाता है, कई बार गहराई पे मिल जाता है। तो जैसा भी आपको उचित लगे, जैसा भी जो कंपनियां हैं जो निकालती, जिनको जहां निक्षेप मिलते हैं वहां से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर बहुत कम गहराई पे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विवृत खनन। लेकिन वो खनन करने का तरीका है, लेकिन उसको मोटे तौर पर एक नाम दिया गया है। जैसे अगर मान लो पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जा रहे हैं, बहुत गहराई से कुआं खोद के निकाले जाते हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थ को गहराई से निकालने का जो तरीका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रभेदन। प्रभेदन कहा जाता है। तो प्रभेदन में क्या होता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे दबे होते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रभेदन कहते हैं। इसका मतलब कूप की खनन जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इन दोनों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रभेदन। तो पेट्रोलियम का क्या होता है, प्रभेदन होता है, उसको अंदर से निकाला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रभेदन। दूसरा शब्द है आखनन। आखनन मतलब होता है, ये तो गहराई वाला हो गया, वो खनिज जो कम गहराई पर मिलता है। जैसे सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है। देखिए, हमने अभी जो पढ़ा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर अभी तो हमने विवृत खनन और कूप की खनन पढ़ा, तो फिर ये क्या है। ये खनन के प्रकार है और ये खनन की तकनीक है, प्रक्रिया है। तो प्रकार और प्रक्रिया में अंतर होता है। तो वो प्रकार तो हमने समझ लिए, लेकिन प्रक्रिया क्या है। आखनन में क्या करते हैं कि जो सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे आखनन कहते हैं। और गहराई से निकालते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रवेधन। प्रवेधन और आखनन दो प्रक्रियाएं हैं दोस्तों, जबकि विवृत खनन और कूप की खनन खनन के ही तो प्रकार है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें बहुत क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के आगे खनिज जो होते हैं वो चट्टानों में पाए जाते हैं, हमने पढ़ा है। खनिज शेलों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये चट्टानें कौन सी होती होगी दोस्तों? क्या आपको पता है कि दुनिया में कितनी प्रकार की चट्टानें होती हैं? दुनिया में दोस्तों केवल 3 ही प्रकार की मेजर रॉक्स होती है। उसके अलावा चट्टानों के बहुत सारे नाम भी हैं, लेकिन जो मुख्य चट्टानें होती है वो 3 तरह की होती हैं। उन 3 तरह की चट्टानों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला, आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, आग्नेय चट्टान। दूसरा, अवसादी चट्टान। और जो तीसरी चट्टान है उसका नाम है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित 3 चट्टानें होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खनिज किन शेल में पाए जाते हैं? खनिज 3 शेलों में ही मिलते हैं आपको। खनिज आपको मिलेगा आग्नेय शेल में, बिल्कुल मिलता है। खनिज आपको कायांतरित शेल में मिलेगा और खनिज आपको अवसादी शेल समूह में भी मिलता है। बस शर्त है कि पहले जो 2 आपने देखे हैं, पहले जो 2 है ना, ये आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान, इन दोनों में से आपको मिलेगा धात्विक खनिज। इनमें से आपको कौन सा खनिज मिलता है? धात्विक खनिज मिलता है। लेकिन जो तीसरी होती है, इससे आपको क्या मिलता है? इससे आपको मिलता है अधात्विक खनिज।
तो अधात्विक खनिज कौन सी चट्टानों से मिलता है? अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों से मिलता है, जबकि धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज ध्यान दे, इस बात पर मैंने लिखा है कि धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शेल समूह से मिलते हैं, जबकि अधात्विक खनिज अवसादी शेलों से मिलते हैं। और ये अवसादी शेलों से मिलते हैं कहाँ पर? जैसे कॉकेशस पर्वत पे है, फ्रांस के पर्वत पे है, फ्रांस देश में है, जॉर्जिया और यूक्रेन नाम के देशों में मिलते हैं। यहाँ पर कोयला वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बस ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ इवन इंडिया में भी है, हम लोग इंडिया में भी बात करेंगे, लेकिन धात्विक और अधात्विक में आपको समझ में आ गया कि 3 चट्टानों को कैसे डिवाइड किया गया है। तो 2 पहली जो चट्टानें हैं वो कहाँ है? धात्विक खनिज में मिलती है, जबकि दूसरी जो चट्टान है वो अवसादी चट्टान है, वो कहाँ मिलती है? वो अधात्विक खनिज है, जो आपको उसमें अधात्विक खनिज ही मिलता है। किसमें? अवसादी चट्टानों में मिलता है। देखते हैं अवसादी चट्टान, मैं आपको बताऊं, कोयला की चट्टान अपने आप में एक अवसादी चट्टान है, तो कोयला खुद ही एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर खुद एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आपको अधात्विक खनिज, ये खुद कौन सी चट्टान है? ये अवसादी चट्टान तो होती है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की बात करें तो आग्नेय और कायांतरित चट्टान जिनमें खनिज पाया जाता है दुनिया में कहाँ कहाँ मिलती है? जैसे स्वीडन देश देखा आप लोगों ने। स्वीडन देश जो है यूरोप का एक देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और स्वीडन देश इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आपने एक अवार्ड का नाम सुना है जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल पुरस्कार आपने सोचा है कि कौन सा देश देता है? ये नोबेल पुरस्कार देने वाला वही देश है दोस्तों, स्वीडन। लेकिन 2 देश उसको देते हैं, स्वीडन के साथ साथ नॉर्वे देश। ये दोनों देश मिलकर के पूरी दुनिया में जितने भी अच्छे लोग होते हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा आविष्कार करते हैं, उनको ये लोग नोबेल प्राइज से सम्मानित करते हैं। वो कौन सा देश हो गया? आपका स्वीडन हो गया। और वहाँ पर आपको लौह अयस्क जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो लौह अयस्क आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलेंगे? लौह अयस्क आपको मिलेंगे स्वीडन, यानी उत्तरी स्वीडन में आपको लौह अयस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका ओंटेरियो। ओंटेरियो कहाँ है? ये ओंटेरियो एक देश का नाम है जिसका नाम है कनाडा। कनाडा नाम का देश आपने सुना होगा, अमेरिका के ऊपर पड़ता है कनाडा। भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है ओंटेरियो, और यहाँ पर तांबा और निकील बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों शेल समूह ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान होती है, और दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकिल, प्लेटिनम और क्रोमियम होता है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका एक चीज़ के लिए और फेमस है, वहाँ पर सोना होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। सोने का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा, सोना भी तो धात्विक खनिज में से आता है, तो सोने का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। हीरे का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। हीरा और सोना दोनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो समझना चाहिए, सोना और जो हीरा है, वहाँ के कुछ खाने हैं जो बड़ी प्रसिद्ध हैं। हम लोग जब खनिज में आगे जब खानों की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल इसके बारे में बताऊंगा कि कौन सी खाने प्रसिद्ध है। अभी हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में सोना और हीरा निकाला जाता है, उसके अलावा लोहा, निकेल, प्लेटिनम, क्रोमियम, ये सब होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया हमने। इसके बाद समझते हैं कि शेल खनिज क्या होते हैं। ठीक है, शेल खनिज क्या होते हैं? शेल खनिज मतलब क्या होता है कि जिन चट्टानों में खनिज पाया जाता है वो होते क्या है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि चट्टान, देखिए पहली बात तो ये कि हमको ये नहीं पता होता है कि चट्टान में कितना खनिज होता है। ज़रूरी नहीं कि हर चट्टान में बराबर निश्चित मात्रा में खनिज पाया जाता हो, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि खनिज की जो अमाउंट होता है, जो मात्रा होती है, वो अलग अलग चट्टान में अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक ही चट्टान में एक से ज़्यादा खनिज भी मिल सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि खनिज शेलों में खनिज हमेशा एक व्यवस्थित फॉर्म में पाया जाए। तो यह अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक से अधिक खनिजों का समूहन है। शेल खनिज क्या होती है? तो शेल खनिज क्या होती है? एक समूहन है। समूहन मतलब एक समूह है या एक व्यवस्थित चीज़ है जिसमें क्या मिलेगा आपको? अनिश्चित संगठन वाले एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं। अनिश्चित संगठन का मतलब क्या होता है? कितना है ज़रूरी नहीं, कितनी मात्रा में ज़रूरी नहीं, हो सकता है एक से ज़्यादा खनिज भी आपको एक छोटे से पत्थर में भी मिल जाए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक समूह है जिसमें बहुत सारे खनिज पाए जा सकते हैं, या एक सिंगल खनिज भी पाया जा सकता है। ध्यान देना है कि अभी तक केवल 2800 खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से केवल हमें कितनों की समझ है? हमें 100 अयस्क की समझ ही है। हम लोग 100 ही अयस्क को पहचानते हैं और 100 अयस्क को निकालते भी हैं। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। बढ़ते हैं आगे की ओर।
देखिए बढ़ते हैं कि नमक जो है, ये नमक भी एक तरह का जो है आपको खनिज तत्व ही है। नमक जो है ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, और नमक जो है ये किस तरह का खनिज है, ये अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है। और कौन सी चट्टान से मिलता है दोस्तों, अवसादी चट्टान से मिलता है। लेकिन अवसादी चट्टान में इसके स्रोत क्या है, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है नमक? आप बोलोगे सर झील से बनता है, बिल्कुल सही, झील से बनता है। आप बोलोगे समुद्र से, समुद्र भी तो खा रहा है, बिल्कुल सागर महासागर समुद्र से भी नमक मिलता है, और शेलों से भी, कुछ चट्टानें भी जो होती है ना, शेलों से भी नमक बनता है। अब आपको पता है दोस्तों, आप घर में 2 तरह के नमक इस्तेमाल करते हैं। एक और नमक इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, काला नमक या सेंधा नमक। ये काला नमक चट्टानों से तो तोड़ के बनाया जाता है, तो हो गए ना दोनों तरीके। तो 3 तरीके, 3 स्रोत है जहाँ से आपको नमक प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं कि तांबा, इधर तो नमक की बात होगी, नमक का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं ये भी आपको पता है। उसके अलावा कुछ और धातु जिसमें जैसे कुछ और धातु जैसे तांबा, तांबे का इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों? सिक्के से लेकर के पाइप तक बनाने में तांबा का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे पाइप जो होते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं आज भी। अगर आपके घर में एसी है तो देखिएगा उस एसी का जो पाइप होगा वो तांबे का ही आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का इस्तेमाल जो है कंप्यूटर हेतु सिलिकॉन बनाने के लिए किया जाता है। क्वार्ट्ज का इस्तेमाल कंप्यूटर के जो सिलिकॉन होते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है। और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो किया जाता है, एल्यूमिनियम से जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो है वो प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, बॉक्साइट जो है वो उसका अयस्क, और बॉक्साइट से ही आपको एल्यूमिनियम मिलता है। ऑटोमोबाइल में, हवाई जहाज में, हर जगह पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। हम जो पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जब कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी मोटरों में, बहुत सारे सबमर्सिबल पंप में, मशीनों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह कॉपर का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर एल्यूमिनियम का होता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है और सस्ता पड़ता है, इस वजह से एल्यूमिनियम का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खनिजों को संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अब यहाँ पर भी संरक्षण की जरूरत पड़ गई है। एक तो खनिज हम लोग निकाल ही कम रहे, ऊपर से संरक्षण भी करना है। तो खनिज संरक्षण क्यों आवश्यक है? संरक्षण तब आवश्यकता होता है जब उसका नुकसान हो रहा होता है। नुकसान कैसे होता है? खनन की क्रिया में बर्बादी को हटाना आवश्यक है। जब खनन होता है ना, तो खनन में बहुत सारे खनिज वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप पेट्रोलियम निकाल रहे हो तो क्रूड ऑयल वैसे बह जाता है, कुछ पानी में बह जाता है। तो जो पेट्रोलियम हम लोग निकाल रहे, सोच लो उसका बहुत सारा पार्ट, 10%, 20% पार्ट तो वैसे ही वेस्ट हो रहा था। हो सकता है कि मेरे आंकड़े सही ना हो, कि 10-20 में ऐसे ही कम बता रहा हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो रहा हो। ये आंकड़ा तो देखने पे पता चलेगा ना कि भाई पेट्रोलियम निकालते समय जो क्रूड ऑयल निकालती ना, जैसे सऊदी अरब में कुएं से निकाल रहे, हो सकता है निकालते वक्त तो बहुत सारा नुकसान हो जाता हो। तो उस बर्बादी को वैसे ही खत्म करना है, क्योंकि खनिज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, हमारे पास सीमित है। धातुओं को पुनर्चक्रण या अन्य तरीका जिससे खनिज संसाधनों का संरक्षित किया जा सके। मतलब धातुएं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, कई साल के बाद उसको फेंक देते हैं हम लोग, कबाड़ में फेंक देते हैं। तो उसको पुनर्चक्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से निकाली जाती हैं। तो उन्हीं धातुओं को दोबारा से रीयूज कर लिया जाए अगर, तो ये आपके काम आ सकती है दोबारा, और हमें दोबारा खनन नहीं करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा खनन होगा, ध्यान रखना, प्राइस उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से हर चीज़, हर दिन लोहा हो या कोई भी चीज़ महंगी क्यों हो रही है? क्योंकि खनन लगातार कर रहे हैं और कमी भी आ रही है हमको। नेक्स्ट है, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। माननीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। जितना उपभोग हम लोग कर रहे हैं ना दोस्तों, उससे ज़्यादा दर जो है, उससे जितना उपभोग जो कर रहे हैं ना, उससे बहुत कम धीमी जो दर है वो निर्माण की है। निर्माण कम हो रहा है, उपभोग ज़्यादा हो रहा है। तो डेफिनेटली वो क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है जो जल्द ही क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। आइए समझते हैं कि दुनिया में वैश्विक स्तर पर खनिजों का वितरण किस किस देश में कितना कितना खनिज है, इसको हम लोग इस आगे समझने वाले हैं। देखिए समझेंगे क्या, समझना हमें ये कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि एशिया में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग पहले इनको समझेंगे और इसको देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि एशिया के मैप में हम लोग ये भी समझेंगे कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो देखिए दुनिया का टीन का जो उत्पादन होता है ना, उसका आधा उत्पादन तो हमारे अकेले एशिया में ही होता है। दुनिया का जितना भी टीन उत्पादन होता है उसका आधा उत्पादन तो अकेला एशिया ही करता है। और एशिया में भी कौन सा देश, चाइना। चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उसका। जैसे चीन और भारत 2 देश है जो लोहा अयस्क के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश है। हमारे यहाँ पर लोहा बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत और चीन आपको दिख रहा होगा, ये मैप देखिए जरा, ये एशिया का मैप है, सब लोग इसको जानते होंगे। ये हो रहा हमारा इंडिया और ये रहा आपका चाइना। इंडिया और चाइना दोनों ही क्या करते हैं,
दोनों ही देश लौह अयस्क के बहुत बड़े उत्पादक हैं। दोस्तों इसमें क्या चीज़ अच्छी है? अच्छी है कि हम जो उत्पादन करते हैं ना, यहाँ पर हमारे यहाँ लोहे का उत्पादन जो होता है लौह अयस्क का, वो ज़्यादातर जो राज्य हैं वो कौन कौन से, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है और कर्नाटक से भी होता है। तो जो आपका उड़ीसा राज्य है ना, उड़ीसा राज्य से हम लोग यहाँ से ले जा करके जहाज़ों के माध्यम से लौह अयस्क जापान देश को सप्लाई करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कहाँ से सप्लाई होता है, तो उड़ीसा से जो लोहा सप्लाई होता है, उड़ीसा पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह, यहाँ से हम लोहा यहाँ भेज देते हैं और फिर ये जापान क्या करता है, उसी लोहे की मशीन बना के हमको ही भेज देता है, वो भी 100, 200, 300 गुने दाम में। तो सोचो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से हमने मशीनें हमसे इतनी अच्छी बन नहीं पाती और वही लोहा जाता है और दोबारा मशीन के रूप में वापस हमारे पास आ जाता है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा गुना पे करना पड़ता है। इसके अलावा क्या है, मलेशिया, चीन और इंडोनेशिया टीन के बड़े उत्पादक है। चीन तो आपको दिख ही रहा है, ये आपका चाइना हो गया, ये टीन का बहुत बड़ा उत्पादक है। उसके अलावा मलेशिया कहाँ पर है, ये आपका मलेशिया दिख रहा है, ये मलेशिया है, ये मलेशिया है और उसके जस्ट नीचे जो है आपको ये इंडोनेशिया दिखेगा, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना, इन तीनों जगह पर टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आप इधर देख पा रहे होंगे, इधर से भी देखना है और इधर भी देखना है, दोनों चीज़ें समझना है ताकि आपको आसानी से लोकेशन भी समझ में आ जाए कि दुनिया में टीन देखो यहाँ पर मिलता है, एशिया में यहाँ पर मिलता है। अभी दुनिया के हम लोग एक एक करके पूरे महाद्वीप करेंगे। उसके अलावा चीन में और क्या मिलता है, सीसा, सुरमा और टंगस्टन। चीन तो दुनिया में हर चीज़ में बहुत आगे है, प्रोडक्शन में बहुत ही आगे है, उत्पादन में बहुत आगे तेज चल रहा है और उसमें खनिज में भी सब चीज़ें वहाँ पर मिलती है। सीसा, सुरमा और टंगस्टन ये चीज़ें कहाँ मिलती है, पूरे चाइना में आपको बहुत सारे यहाँ पर पर्वत, पहाड़, शेल समूह है, यहाँ पर सबके भंडार मिलेंगे आपको। हो सकता है इधर भी मिल जाए आपको, हर जगह पर आपको चाइना में यही चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ तो हमने समझ ली कि एशिया में क्या क्या चीज़ मिलती है। एशिया में टीन मिलता है, एशिया में सीसा, सुरमा, टंगस्टन मिलता है, एशिया में लोहा अयस्क भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये एशिया महाद्वीप तो हमने समझ लिया। आइए बढ़ते हैं दूसरे महाद्वीप की ओर। आपका दूसरा महाद्वीप है यूरोप। यूरोप आप देख पा रहे होंगे, यूरोप महाद्वीप दुनिया का सबसे कंजस्टेड महाद्वीप बोला जाता है। कंजस्टेड मतलब बहुत पास और छोटे छोटे देश है इसमें। सोचो एशिया से बहुत छोटा है लेकिन फिर भी एशिया से ज़्यादा देश है। 51 देश दोस्तों इस महाद्वीप में है और विश्व के लोहे के प्रमुख उत्पादक देश आपको यहाँ मिल जाएंगे। लोहे के प्रमुख उत्पादक देश आपको यहाँ मिले, कौन कौन से, रूस में बहुत लोहा होता है, यूक्रेन में बहुत लोहा होता है, स्वीडन में बहुत लोहा होता है और फ्रांस तो लोहे के लिए बहुत फेमस ही है। तो ये देश कहाँ कहाँ पर है, जरा इनकी लोकेशन ट्रेस करते हैं आपके इस मैप पर। हो सकता है आपको मैप काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा हो लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं समझने की कि मैं किन देश की बात कर रहा हूँ। मैं अगर बात कर रहा हूँ रशिया की, तो आपका रूस कहाँ पर आता है दोस्तों, ये आपका रूस यहाँ पर आता है। ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये रशिया का ही भाग है, ये रूस इधर है। हालांकि रूस बहुत बड़ा है, आधा उसके बाद जो उधर भाग आता है ना, रूस ऐसा देश है दुनिया का दोस्तों जो दो महाद्वीप में है। तो दो महाद्वीप कौन से हैं, एक तो एशिया में भी रूस आता है और दूसरा यूरोप में भी रूस आता है। तो यूरोप के वो पार्ट जो रूस में आता है वो आपको ये दिखाई दे रहा है। उसके अलावा स्वीडन शब्द बोला गया है, स्वीडन में भी मिलता है। तो स्वीडन कहाँ पर है, ये आपका स्वीडन यहाँ पर रहा। यूक्रेन कहाँ पर, तो यूक्रेन रूस के जस्ट बाजू में, इन दोनों में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो यूक्रेन रूस के जस्ट बाजू में भी है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आपका जो नेक्स्ट देश जो है वो है फ्रांस, जो सबसे महत्वपूर्ण देश है। फ्रांस के बारे में आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। हिस्ट्री में आप फ्रांस की एक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन के बारे में भी आप पढ़ेंगे। हो सकता है आने वाली कक्षाओं में आपको ये मिल जाए, या हो सकता है अभी आपको कुछ चीज़ें इसमें मिलना शुरू हो जाए। आगे देखते हैं इसमें क्या है। फ्रांस कहाँ है, ये फ्रांस यहाँ पर है। तो हमने क्या क्या देश देखे, रूस, स्वीडन, यूक्रेन और फ्रांस। रूस, स्वीडन, यूक्रेन और फ्रांस, ये चारों जो देश हैं ये यूरोप महाद्वीप में है और यूरोपियन कंट्री कहलाते हैं। यहाँ पर कौन सा तत्व होता है, कौन सा धातु होती है, लौह अयस्क यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। उसके अलावा पूर्वी यूरोप, तो ये तो आपको समझ में आ गया। उसके अलावा पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस जो है वहाँ पर तांबा बहुत होता है, सीसा बहुत होता है, जस्ता बहुत होता है, मैग्नीज और निकिल, ये सब वहाँ पर होता है। खास करके तांबा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तांबा, सीसा, जस्ता, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, ये पूर्वी यूरोप मतलब ये पूर्वी यूरोप का पूर्वी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और रूस जो यूरोपीय रूस है, जो यूरोप में रूस है, ये वाला एरिया, इस एरिया में आपको तांबे, सीसा, जस्ता और निकिल, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हो कि दुनिया में कितने, अब इधर तो है नहीं, इधर है,
मतलब कुछ ही हिस्सों में होता है, कुछ हिस्सों में नहीं भी होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो खनिज होते हैं वो हर जगह पर बराबर नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा एक ऐसा भी देश है जिसमें कोई खनिज नहीं मिलता, उस देश का नाम है स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड बहुत अमीर देश है। दुनिया के ज़्यादातर देशों के लोग, खासकर भारत में हम लोग अक्सर घूमने के लिए एक ही देश का नाम लेते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है। वहाँ की वादियाँ बड़ी खूबसूरत है, स्विट्ज़रलैंड का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है, वहाँ की प्रकृति बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर खनिज के कोई जमा भी नहीं है, कोई खनिज के निक्षेप जमा नहीं हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, इसमें नेक्स्ट महाद्वीप की ओर बढ़ते हैं। अगला महाद्वीप हमारा है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में आपने सुना होगा ना यूएसए, जो उस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आता है, कनाडा आता है, मैक्सिको आता है, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश वहाँ पर आते हैं। टोटल वहाँ पर देशों की संख्या दोस्तों 23 है, 23 लगभग देश वहाँ पर मिलेंगे आपको। तो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है। अमेरिका की कुछ महान झीलों के उत्तरी क्षेत्र कनाडा में लौह अयस्क, सोना, निकिल, यूरेनियम और तांबा, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब ये क्या महान झील क्या है पहले समझ लेते हैं ना, फिर धातु ये तो आपको समझ में आ रही है, खनिज तो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है, धातु अधातु जो भी मिल रही है आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि महान झील के उत्तरी क्षेत्र कनाडा में महान झील क्या है। महान झीलें दोस्तों ये यहाँ पर है, ये अफ्रीका, ये दिख रहा है आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका में आप देख पा रहे हो। देखो ये जो नीला नीला झील है, ये झील है, ये झीलें, ऐसी 5 झीलें यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की महान झीलें, इन महान झीलों के उत्तर में, उत्तर मतलब उत्तर में क्या है, कनाडा है। ये कनाडा वाले क्षेत्र में, इधर वाले एरिया में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिल जाएगा, इस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, लौह अयस्क, निकिल, सोना, यूरेनियम, ये सारी जो धातु अधातु है, जो खनिज है, ये सारी आपको महान झीलों के ऊपर मिल देंगे। तो ज्योग्राफी में जो है, ये भूगोल में महान झीलों के बारे में पूछा जाता है। अभी महान झीलों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि अभी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना रटना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ झीलों के नाम मैं बता देता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को इसमें से कुछ झीलों के नाम पता भी हो, जैसे सुपीरियर झील, जैसे मिशिगन झील, जैसे ह्यूरन झील, जैसे इरी झील और ओंटेरियो झील। ये 5 झीलें हैं जिन झीलों को हम लोग बोलते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की महान झीलें। तो ये तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कोयला क्षेत्र बड़ा है यहाँ पर। अपलेशियन एक उच्च भूमि है, पर्वत पठार वाला भूमि है, अपलेशियन पर्वत वहाँ पर है। इस अपलेशियन पर्वत में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर कोयला मिलता है, और ये अपलेशियन यहाँ पर मिलेगा आपको इस वाले एरिया में। ये वाला एरिया अपलेशन का है, तो ये यूएसए में आपको मिलता है। हालांकि अकेले देश में नहीं है, ये कुछ कनाडा में भी आता है, इस वजह से अपलेशन का क्षेत्र बोला जाता है। तो अपलेशन में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा मिलता है। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला क्या है, देखिए दोस्तों पहले तो आप डायरेक्शन देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मैप को समझने में डायरेक्शन आपका बहुत मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये मैप मेरे सामने दिखाई दे रहा है, इस मैप को और मुझे देखोगे आप, तो मैं आपको बताऊंगा कि दिशा कौन सी कहाँ होती है। ये हो गई ऊपर वाली जो दिशा हो गई, ये तो उत्तर हो गई, नीचे वाली जो हो गई वो तो दक्षिण हो गई, लेकिन इधर वाली जो दिशा है उसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम, और इधर वाली दिशा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पूरब। तो पूरब पश्चिम, तो ये क्या बोल रहा है, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला। लास्ट क्या बोल रहा है, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला, मतलब ये पश्चिम, मतलब अगर मैं इस मैप के यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लिए पश्चिम कौन सा हो, ये हो गया, मतलब इसके इधर वाला हिस्सा, मतलब पश्चिमी पर्वत श्रृंखला क्या है, ये यहाँ पर आपको पर्वत श्रृंखला मिल जाएगी। इसका नाम भी है दोस्तों, ये पर्वत श्रृंखला का नाम है रॉकी माउंटेन, बड़ा फेमस नाम है दोस्तों, रॉकी पर्वत। ये रॉकी पर्वत पर क्या मिलता है, इस रॉकी पर्वत पर तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, बहुत प्रीशियस धातुएं मिलती है, बहुत महंगी महंगी धातुएं मिलती है दोस्तों। देखो ना, सोना मिल रहा है तो कितना महंगा है, तो तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी, ऐसी धातुएं और अधातुएं जो भी हैं, धातु अधातु जितने भी खनिज है वो कहाँ मिल रहे हैं, ये आपके पश्चिमी पर्वत श्रृंखला पे मिलते हैं दोस्तों। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो कि उत्तरी अमेरिका के यहाँ से यहाँ तक फैली हुई बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तो आपने समझ लिया कि उत्तरी अमेरिका में खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते इसी में, किसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि खनिज में दक्षिणी अमेरिका में आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज मिलते हैं। दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका का मैप आप देख रहे हो, दक्षिण अमेरिका में अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए दक्षिण अफ्रीका में बड़े बड़े देशों के नाम, तो आपके सामने दिख रहा होगा आपको ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का बहुत बड़ा देश है। ये ब्राज़ील दिख रहा है आपको, ये है ब्राज़ील आपका, तो ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका का बहुत बड़ा देश है।
जो कि इंडिया से भी बड़ा है, भारत से भी बड़ा देश है सोचो, लेकिन जनसंख्या वहाँ की काफ़ी कम है। तो ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, ऐसे बहुत सारे देश वहाँ पर मिलेंगे। और इस पूरे महाद्वीप को दोस्तों क्या बोलते हैं? इस पूरे महाद्वीप को हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों इसमें बहुत कम देश है, 12 देश के आसपास यहाँ पर, मुख्यतः 12 देश ही यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन इन 12 देशों में से किन देशों में हमें आपको ये खनिज तत्व मिलेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों वैसे भी मैंने बताया सबसे बड़ा देश ही ब्राज़ील है, तो सबसे ज़्यादा खनिज तत्व कहाँ मिलना चाहिए? जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है वहाँ पर वैसे भी ज़्यादा दिखाई देने चाहिए, मिलना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि कौन कौन से खनिज कौन कौन से देशों में, दक्षिण अफ्रीकाई देशों में मिलेंगे। पहली बात करते हैं हम लोग ब्राज़ील। ब्राज़ील उच्च श्रेणी के, ब्राज़ील में क्या होता है? उच्च श्रेणी के लो एस्क मिलते हैं और सबसे बड़ा लो एस्क का उत्पादक भी है। उच्च श्रेणी मतलब क्या? लोहे की कई श्रेणी होती हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। ये दो, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो लोहा होता है ना दोस्तों, ये सबसे उच्च किस्म का लोहा होता है। और इसी उच्च किस्म का लोहा का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। तो उच्च श्रेणी का लोहे का इसका उत्पादन कहाँ होता है? दुनिया का सबसे बड़ा लोहे का, उच्च श्रेणी का लोहे का उत्पादक कौन सा देश है? वो है आपका ब्राज़ील। खाली लोहे का तो चाइना हो सकता है, चाइना में बहुत उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी उच्च श्रेणी की बात की जाए, जो अच्छा लोहा होता है, जो मजबूत होता है, वो यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा चीरी, अब ब्राज़ील कहाँ है? ये ब्राज़ील आपका हो गया, ये पूरा एरिया आपका क्या हो गया? पूरा एरिया क्या हो गया आपका? ब्राज़ील हो गया। तो इसमें आपको उच्च श्रेणी का लोहा मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं चिली और पेरू देश में तांबा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और चिली में तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबा कहाँ मिलता है? ये चिली में मिलता है। और मैं आपको बता दूँ, चिली में एक तांबे की खान है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है चिक्की कमाटा। उसका नाम क्या है दोस्तों? चिक्की कमाटा। चिक्की कमाटा एक खान का नाम है जो कहाँ पर मिलती है? चिली में मिलती है। एक बार और इसको अच्छे से लिख लेते हैं, शायद आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रही हो। इसका नाम क्या है दोस्तों? चिक्की कमाटा। चिक्की कमाटा एक खान है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है? चिली में। तो देखते हैं चिली और पेरू कहाँ पर है। आपको ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये आपका पेरू है। और आपको ये बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है, ये लंबा सा, ये आपका क्या है? ये आपका चिली देश है। तो चिली देश समझ में आ गया आपको? चिली और पेरू दोनों देश यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको तांबे की बहुत बड़ी बड़ी खानें मिल जाएगी। और चिली की तो चिक्की कमाटा दुनिया में सबसे ज़्यादा तांबे उत्पादन के लिए फेमस है वो। नेक्स्ट आपका ब्राज़ील और बोलीविया में आपको टीन मिलता है। टीन जो है, ये टीन जो खनिज आपको कहाँ मिलेगा? ब्राज़ील और बोलीविया में। देखिए ज़्यादातर जो खनिज होते हैं वो आसपास ही मिलते हैं। जैसे ब्राज़ील में यहाँ पर टीन मिलता है, तो बोलीविया जस्ट उसके पास में। ये आपको पीले रंग में दिखाई दे रहा है, ये बोलीविया है। ब्राज़ील तो आपको दिखाई दे ही रहा है। ब्राज़ील के जस्ट साइड में कौन सा देश है? बोलीविया। यहाँ पर क्या क्या होता है? यहाँ पर टीन सबसे ज़्यादा होता है। तो टीन भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पेट्रोलियम निकलता है, तेल। ये पेट्रोलियम वाले हैं, पेट्रोलियम तेल निकाला जाता है यहाँ पर। तो ये बहुत फेमस जगह पर कौन कौन से? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, हालांकि इक्वाडोर में मिलता है, और चिली ये, और अर्जेंटीना भी है, ये अर्जेंटीना भी है। मतलब पूरा ये एरिया जो है ये एंडीज पर्वत वाला एरिया है। इस पूरे एरिया में आपको क्या मिलते हैं? तेल मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं। ऑयल में कुछ भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, दूसरे ऑयल भी मिलते हैं, लेकिन पेट्रोलियम भी यहाँ पर इक्वाडोर तो बहुत ही फेमस है, वेनेजुएला बहुत ही फेमस है। यहाँ पर दुनिया में सबसे सस्ते पेट्रोल बिकते हैं। सबसे सस्ता पेट्रोल अगर आपको चाहिए तो आपको वेनेजुएला जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लूँ मैं आपको। नेक्स्ट है सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम और हीरा। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? इन्हीं देशों में। तेल के अलावा ये सारी चीज़ें भी इन देशों में मिलती हैं। दोस्तों मुझे पता है कि ये चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन नोट्स बनाओगे ना प्रॉपर तरीके से तो शायद कुछ चीज़ें याद रह जाएं। इसलिए कम से कम एक एक तो याद ही रख सकते हो। जैसे ये टीन के बारे में पूछा जाता है, भाई ब्राज़ील और बोलीविया जो है वहाँ पर टीन सबसे ज़्यादा होता है। एक एक धातु तो याद ही रख सकते हैं ना, एक एक धातु अधातु जो खनिज है वो तो याद ही रख सकते हैं। तो खनिज में कुछ खनिज बहुत महत्वपूर्ण है। और चिली की वो खान जरूर याद रखना, उसका नाम क्या था? उसका नाम याद करो, मैं बताऊंगा। उसका नाम था चिक्की कमाटा।
अगर बार बार ऐसे रिवाइंड करते रहोगे ना तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अफ्रीका में कौन कौन से खनिज होते हैं। देखिए अफ्रीका में कौन से खनिज होते हैं, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मैंने बोला था सोना बहुत होता है, प्लेटिनम, हीरे, ये सब विश्व के सबसे बड़े उत्पादक ही अफ्रीका है। और अफ्रीका में भी ये सोना हीरा कहाँ होता है, मैंने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में होता है। ये अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका देश कहाँ मिलेगा, ये दक्षिण अफ्रीका, देखो ये अफ्रीका दिख रहा है आपको, अफ्रीका में सबसे साउथ में आपको मारा ये वाला दक्षिण अफ्रीका, नाम ही उसका दक्षिण अफ्रीका ना, अफ्रीका के दक्षिण में स्थित देश दक्षिण अफ्रीका कहलाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका सबसे साउथ में मिलेगा आपको, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, सोना, प्लेटिनम, हीरे। दुनिया की सबसे महंगी धातुएं हैं दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी धातुएं कहाँ मिलेगी, अफ्रीका में। इसका मतलब अफ्रीका के साथ दक्षिण अफ्रीका के पास तो बहुत पैसा होना चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, ये तीन शब्द जो देश है, ये जायरे, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं जायरे या जायर, ऐसे लिखते हैं इसका नाम। एक्चुअल में इसका नाम, ओरिजिनल नाम है कॉन्गो देश है। तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कॉन्गो नाम के देश में क्या मिलता है, मिलता है आपको सोना। ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका तो मिल गया आपको, ये है। दूसरा देश कौन सा बोला है, दूसरा देश आपके लिए बोला है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे कहाँ मिलेगा, ये जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका के ऊपर ये वाला एरिया। और जायरे आपको कहाँ मिलेगा, तो जायरे आपको मिलेगा ये कॉन्गो, छोटा सा देश है कॉन्गो जायरे उसी को कहा जाता है। तो ये कॉन्गो, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में आपको कौन सी धातु मिलती है, सोना। और सबसे ज़्यादा सोना वैसे भी कहाँ मिलता है, दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। मैं आपको बता दूं कि सोना दक्षिण अफ्रीका की किस जगह पे, कौन सी खान है, सोने के लिए बड़ी फेमस खान है, उसका नाम है ट्रांसवाल की खान। तो ट्रांसवाल की जो खान है वो दक्षिण अफ्रीका में सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग एक जगह है जो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल में भी गिना जाता है। जोहान्सबर्ग के पास में ही ये ट्रांसवाल की खान है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर सोना पाया जाता है। सोने की बहुत बड़ी खान है, बहुत गहरी खान है। नेक्स्ट है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला देश में निकलता है पेट्रोलियम और तेल निकाला जाता है। नाइजीरिया में तो ताड़ का तेल भी होता है, पाम ऑयल जिसको बोलते हैं। तो ये कहाँ पर, नाइजीरिया तो आपको मिलेगा ये यहाँ पर, अंगोला आपको मिलेगा ये यहाँ पर, और एक और तीसरा देश का नाम बताया था लीबिया। तो लीबिया कहाँ मिलेगा, लीबिया आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ये तीन देश, तीन आपको दिख रहे हैं, तीन सर्कल दिख रहे हैं, ये लीबिया, ये नाइजीरिया और ये अंगोला। इन तीनों में तेल निकलता है, चाहे वो पेट्रोलियम हो या दूसरे तरह का तेल हो। वैसे भी नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा जो तेल निकलता है उसको बोलते हैं ताड़ का तेल, और इसी वजह से एक शब्द बोला जाता है कि नाइजीरिया को ताड़ के तेल का देश कहते हैं। तो ताड़ का तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है वहाँ पर, इस वजह से इसको ताड़ के तेल का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका तांबा, लोह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। ये आदि चीज़ें भी आपको अफ्रीका के लगभग सभी देशों में मिलती हैं। बाकी ग्रीन डायमंड जो नायाब हीरा है, ग्रीन डायमंड जो नायाब हीरा, ये भी कहाँ मिलेगा आपको, ये भी आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका देश में आपको ये हीरा मिलेगा, ग्रीन रंग का होता है। ये नायाब हीरा है। नायाब का मतलब समझते दोस्तों, जब नायाब शब्द लिख दिया इसका मतलब बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और सबसे अच्छा जो सबसे कीमती होता है वो हरे रंग वाला हीरा ही होता है, ग्रीन डायमंड उसको बोलते हैं। तो हरा रंग नायाब होता है, ध्यान रखना आप। और वो जिस खान से मिलता है उसका नाम भी याद रखना, उसका नाम है किम्बरले की खान। कौन सी खान, ये है किम्बरले की खान। किम्बरले की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो इस नायाब हीरे के लिए और हीरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये भी मिलेगी आपको कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में किम्बरले की खान मिलेगी। तो ये अफ्रीका में पाए जाने वाले खनिजों की बात करते हैं हम लोग। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी इसे सोचा है कि अफ्रीका में इतने सारे नायाब चीज़ें मिलती हैं, इतनी महंगी धातुएं मिलती हैं, फिर भी क्या कारण है कि अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब महाद्वीप में से एक है। तो इसका मतलब तो साफ है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास खनिज हो तो आप अमीर हो सकते हैं। खनिज को निकालने की तकनीक, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ प्रौद्योगिकी का अभाव है, इसी वजह से वो देश आज दुनिया में आगे जिनके पास टेक्नोलॉजी है। भारत को भी टेक्नोलॉजी पर बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। अभी भी हमारे पास में टेक्नोलॉजी की काफ़ी कमी रहती है। जल्द ही देश को आगे बढ़ना है तो हमें टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी का सहारा तो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप देख पा रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सोना बहुत होता है दोस्तों। तो सोना का एक तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा दुनिया में ही होता है,
दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पर होता है? ये ऑस्ट्रेलिया रीजन में ही होता है। और वहीं यहाँ पर काल गुरली और कुलगार्डी दो सोने की खाने बड़ी बड़ी तो लगातार सालों से चल रही। देखो एक तो ये काल गुरली होगी और एक यहाँ पर मिलेगा आपको कुलगार्डी। ये तो आपकी क्या हो गई? काल गुरली हो गई। और आपको यहीं के आसपास मिलेगा काल गुरली है और कुलगार्डी, दो होती है। अपने एटलस में आप सर्च करना, आपको मिल जाएगी। कुलगार्डी और काल गुरली सोने की दो प्रसिद्ध खदानें हैं, जो कौन से देश में पाई जाती, कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सोना बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सोना, हीरा, लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, बहुत सारी धातुएं यहाँ पर मिलती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारी धातुएं मिलती हैं, लेकिन दो चीज़ आपको याद रखना है। क्या? एक तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, और दूसरा काल गुरली और कुलगार्डी दो बड़ी बड़ी सोने की खदानें हैं जहाँ पर सोना उत्पादित किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये तो समझ में आ गया आपको ऑस्ट्रेलिया वाला भी। दोस्तों दुनिया के 7 महाद्वीप की हमने बात कर ली, अब बचा 6 महाद्वीप की बात कर ली, अब बचा हुआ हमारा अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में पर्वतीय क्षेत्रों में हमें कोयला पाया मिलता है। तो ज़्यादातर यहाँ पर इतनी धातुएं तो नहीं है, लेकिन कोयला और लोहा दोनों यहाँ पर मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो अंटार्कटिका में एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है पार पर्वत। पार पर्वत जो है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस माउंटेन। ये पाल पर्वत आपको मिलेगा, ट्रांसेंट्रिक माउंटेन, ये आपको दिख रहा है, ये एरिया, ये पूरा एरिया जो है ये आपको मिलेगा पार पर्वत। तो पार पर्वत में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको मिलेगा कोयला। कोयला के निक्षेप जो है आपको कहाँ मिलेंगे? ये पार पर्वत में आपको क्या मिलता है? कोयला मिलता है। वही दूसरी बात की जाए तो कि पूर्व अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत है। पूर्व अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत है। पूर्व अंटार्कटिका मतलब यहीं कहीं आसपास प्रिंस चार्ल्स पर्वत है, जहाँ पर आपको क्या मिलता है? लोहा मिलता है। पूर्वी भाग में आपको क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। तो लोहा और कोयला दो अंटार्कटिका में मिलते हैं। लेकिन अभी खनिज पढ़ते समय मैंने आपको कुछ चीज़ बताई थी। मैंने बताया था कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर खनिज तो मिलते हैं, लेकिन उनका अभिगम में संभव नहीं है। अभिगम का मतलब ये था कि वहाँ पर जाना संभव नहीं है और साथ ही वहाँ से निकालना संभव नहीं है। तो यहाँ पर है, लेकिन उत्पादन यहाँ पर अभी नहीं किया जा रहा है उतना, लेकिन यहाँ पर मिलता जरूर है। बस मिनरल पाए जाते हैं, इतना हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया की तो बात कर ली, लेकिन क्या हमने भारत की बात की? क्या आपको पता है कि भारत में भी खनिज मिलते हैं? और मिलते हैं तो कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों समझते हैं कि भारत में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, क्या हम खनिज संपदा में बहुत सक्षम है कि नहीं है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। खनिज की बात करें भारत में, तो भारत में लोहा जो है वो झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है। दोस्तों मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में भी मिलता है। इतने सारे राज्यों के नाम कैसे याद रखें? इतने सारों के राज्यों के नाम नहीं मिल पाएंगे, आपको याद नहीं हो पाएंगे। देखो ये मैप आपको दिखाई दे रहा है भारत का, ये हमारा प्यारा भारत है, जो आप मैप हमेशा पहचान सकते हो। कभी भी आपको उठा के पूछ ले कि ये क्या है, तो आपके मुँह से निकलना चाहिए कि ये तो भारत है। तो भारत में मैंने क्या बताया, कहाँ कहाँ आपको लोहा मिलता है? तो लोहा आपको मिलता है झारखंड में। दोस्तों झारखंड कहाँ पर है? ये झारखंड आपका रहा। झारखंड बिहार से अलग हुआ था, याद रखना। पहले 2000 से सन 2000 से पहले झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा था, बाद में अलग हुआ। उसके अलावा ये मिलता है छत्तीसगढ़ में। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ उसी के पास में है। उसके अलावा लोहा कहाँ मिलता है? उसके अलावा उड़ीसा में मिलता है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल वाले कुछ इलाका में मिलता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलता है। तो थोड़ा सा ट्रेंड देखो इसमें। और इसके अलावा कर्नाटक में भी बहुत फेमस जगह है। कर्नाटक में हट्टी की कोलार वोलार वाले एरिया में लोहा भी मिलता है और सोना भी मिलता है। तो देखो ये पूरा यही बेल्ट है, पूरा इसी बेल्ट में आपको क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर लो एस्क पाया जाता है। तो ये तो होगी बात लो एस्क की। थोड़ा सा रटना पड़ेगा दोस्तों, इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, ट्रिक बनाएंगे। हो सकता है कि मैं आगे आने वाले वीडियो में ऐसे कुछ ट्रिक तैयार करूँ ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाए। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? बॉक्साइट मिलता है झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तीन तो आप याद ही रखना है, तीन सबसे ज़्यादा मिनरल वाले हैं। छोटे छोटे राज्य हैं, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। देखो तीन ही छोटे छोटे राज्य हैं, तीनों छोटे, बहुत अमीर राज्य भी नहीं है, छोटे छोटे गरीब राज्य में से आते हैं। उड़ीसा तो फिर भी ठीक है, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ इतने अमीर राज्य नहीं, लेकिन मिनरल्स दोस्तों सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो यार सोचो ज़रा कि जिन राज्य में, झारखंड में बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, तो जब इन गरीब राज्यों में इतनी ज़्यादा खनिज है तो फिर गरीब क्यों है, अमीर क्यों नहीं होंगे? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस खनिज पर
उस राज्य का अधिकार नहीं होता होगा, सारा केंद्र सरकार यहाँ से उठा के ले जाती है। तो खनिज संपदा पर केंद्र सरकार का ही पूरा योग वो रहता है। राज्य सरकार को कुछ हिस्सा उसमें मिलता है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा हिस्सा ले जाता है। तो मेन तो आपको 3-4 याद रखने, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक आपका मध्य प्रदेश भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बॉक्साइट बहुत मिलता है। यहाँ पर आपको जो बालाघाट वाला एरिया है वो बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस है। उसके अलावा बात करते हैं अभ्रक कहाँ मिलता है। अभ्रक जो है आपको झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान मिलेगा। अभ्रक कहाँ मिलेगा? अभ्रक आपको मिलेगा झारखंड में, तो सभी चीज़ें मिलती हैं। राजस्थान में भी अभ्रक मिलता है आपको। झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 3 तो आपके हो ही गए, क्षमा करें। झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, एक बार फिर से मैं इसको कर लेता हूँ। तो एक तो आपका झारखंड हो ही गया, उसके अलावा झारखंड के अलावा आपका अभ्रक मिलता है बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान भी आपका हो गया। और आंध्र प्रदेश कहाँ मिलेगा दोस्तों? ये रहा आपका आंध्र प्रदेश और ये रहा झारखंड के ऊपर बिहार। तो ये इन 4 जगहों पर सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके अलावा तांबा कहाँ पाया जाता है? तांबा का तो सबसे उत्पादक ही 2 राज्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में एक खान है तांबे की जिसका नाम है खेतड़ी। खेतड़ी तांबे की खान बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर मिलता है तांबा। खेतड़ी में तांबा सबसे ज़्यादा उगाया जाता, सबसे उत्पादित किया जाता है। झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन याद क्या रखना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान तांबे में सबसे आगे हैं। उसके अलावा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज कहाँ मिलता है? तो मैग्नीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलता है। बाकी राज्यों में मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसमें टॉप पे आते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी मैग्नीज पाया जाता है। तो ये देखो, ये बेल्ट एक तरह से एक बेल्ट बन जाता है। यहाँ पर ये खनिज संपदा पाई जाती हैं। तो भारत में थोड़ा सा आपको लगेगा कि रटना पड़ेगा, लेकिन अगर 2-3 बार आप बार इसको पढ़ोगे तो शायद आपको इसको समझने में आसानी होगी। तो हमने भारत को भी समझ लिया दोस्तों। इसके अलावा और कुछ चीज़ें क्या है? चूना पत्थर भी बचा है। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? चूना पत्थर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में, पूरे देश के बहुत सारे राज्यों में मिलता है। तो बहुत सारे राज्य आपके सामने यहीं पर, एक गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया और ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हो गया। इन जगहों पर आपको ये चीज़ें मिलती है। तो छत्तीसगढ़ में, गुजरात, तमिलनाडु, साउथ इंडिया के तो अगर नहीं भी याद रखोगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, नॉर्थ इंडिया में मिलता है, तो वहाँ पर आप चूना पत्थर क्या रखो? चूना पत्थर सबसे ज़्यादा जो मिलता है ना दोस्तों, वो ये राजस्थान में तो बहुत मिलता है। राजस्थान में मिलता है, झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है और बिहार में भी ये मिलता है। तो ये याद रखोगे आप। गुजरात में भी कुछ हिस्सा इसका मिलता है, इसको याद रख सकते हैं। सोना कहाँ मिलता है? सोना तो सबसे ज़्यादा एक ही जगह मिलता है, कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड, एक मूवी ज़रूर आपने देखी होगी जो बड़ी फेमस हुई थी, उसका नाम था KGF। KGF जो है ये उसी खान पर बनी हुई है। तो ये KGF क्या है? ये कोलार गोल्ड फील्ड है, जो कि कहाँ पर मिलता है? जो कि कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में पाया जाता है। और वहाँ पर क्या निकाला जाता है? वहाँ पर निकाला जाता है सोना। उसके अलावा नमक की बात करें तो नमक भारत दुनिया में अग्रणी देशों में, दुनिया में 3रे-4थे नंबर पर आता है भारत। सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर भारत में किसी खनिज का हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? नमक का ही होता है। तो भारत दुनिया के अग्रणी उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। और सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन दोस्तों होता है, ये रहा आपका राजस्थान। और राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। इसी सांभर झील में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो अच्छे से देखना चाहते हैं, अगर आपको YouTube पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारे वेबसाइट है magnetbrain.com। magnetbrain.com पे जैसे आप जाओगे आपको कोर्स मिल जाएंगे। आप उसमें सिलेक्ट कीजिएगा CBSE हिंदी मीडियम, आपको सारे टीचर उपलब्ध हो जाएंगे। आपको क्लास भी सिलेक्ट करना पड़ेगी, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं। जैसे आप 8वीं सिलेक्ट करते हो, आपको सारे टीचर मिल जाएंगे जो आपकी क्लास से संबंधित है। समझ में आ गया है बात? ठीक है। तो अगर मान लो आपको इसमें से आपको पढ़ना है विज्ञान, तो आप विज्ञान को क्लिक कर सकते हैं। आपको सुरभि तिवारी मैम के सारे वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपको 8वीं क्लास का गणित पढ़ना है तो आपके लिए अवेलेबल है प्रणय वर्मा सर। प्रणय वर्मा सर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अलावा सामान्य अंग्रेजी पढ़ना है तो आपको प्राची वर्मा मैम के वीडियो मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान तो आपको मैं दिखाई दूंगा, और आप जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करोगे आपको वो सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो क्या
क्या आपसे कुछ पैसे लिए जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही मान लो आपने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मान लो ये सामाजिक विज्ञान पर आप क्लिक करते हो तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है, आपको ऐसी कुछ स्लाइड दिखेगी। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें लिखा है ना चैप्टर वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, आप चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं ताकि बार बार आपको यूट्यूब में सर्च ना करना पड़े। इसमें दिया हुआ है देखो, पाठ्यक्रम पाठ क्रमांक 1, ऐसे सारे पाठ लेक्चर जो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें आपको एक के बाद एक सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और जैसे आप लेक्चर पर क्लिक करोगे, मान लो आपने सामान्य परिचय पर क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया आपको ये विंडो ओपन होती दिखाई देगी और आपको दिखाई देगा ये विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान, और ऐसे आप सारे वीडियो आसानी से देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर पढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और YouTube देखिए, मैं तो चाहूँगा कि आप YouTube के बजाय इस वेबसाइट से पढ़ें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि YouTube पे बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें भी होती है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल वीडियो दिखाई देगा, उसके अलावा आपका दिमाग केवल कंसंट्रेशन जो है आपका केवल वीडियो पर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रेफर करना चाहिए, और वैसे भी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैग्नेट बेंच आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा दोस्तों, जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।